साल 1857 भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहली बड़ी बगावत हुई। अंग्रेजों ने विद्रोह को दबा दिया, लेकिन एक सवाल उनके सामने खड़ा था। हजारों क्रांतिकारियों का क्या किया जाए? उन्हें मार दिया जाए तो वे शहीद बन जाएंगे। उन्हें भारत की जेलों में रखा जाए तो वे फिर विद्रोह भड़का सकते हैं। तो फिर अंग्रेजों ने ऐसा क्या किया कि लोगों के मन में एक नाम सुनते ही डर बैठ गया। एक ऐसी जगह जहां से वापस लौटना लगभग नामुमकिन माना जाता था। एक ऐसी जेल जहां कैदियों को सिर्फ कैद नहीं किया जाता था, बल्कि धीरे धीरे तोड़ा जाता था। उस जगह का नाम था काला पानी। वहां ऐसा क्या होता था कि क्रांतिकारी मौत से ज्यादा काला पानी से डरने लगे। 1857 के विद्रोह ने अंग्रेजों को हिला दिया था। मेरठ से शुरू हुई आग दिल्ली, कानपुर, झांसी और लखनऊ तक फैल चुकी थी। विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन अंग्रेजों को समझ आ गया कि अगर ऐसे लोगों को भारत की जेलों में रखा गया तो वे दूसरे कैदियों को भी प्रेरित करेंगे। उन्हें ऐसी जगह भेजना जरूरी था जहां से भागना लगभग असंभव हो। यहीं से अंग्रेजों की नजर पड़ी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। उस समय अंडमान घने जंगलों से भरा हुआ था। चारों तरफ समुद्र था, न कोई बड़ा शहर, न कोई विकसित बस्ती और न ही भागने का कोई रास्ता। अगर कोई जेल से निकल भी जाए तो समुद्र में मरने की संभावना ज्यादा थी। यानी अंग्रेजों को मिल गई थी एक प्राकृतिक जेल। 1858 में पहले राजनीतिक कैदियों को अंडमान भेजा गया। यहीं से काला पानी शब्द मशहूर होने लगा। उस समय समुद्र पार करना कई भारतीय समुदायों में सामाजिक बहिष्कार का कारण माना जाता था, लेकिन असली डर सामाजिक नहीं था। असली डर था वहां पहुंचने के बाद शुरू होने वाली जिंदगी। कैदियों को जहाजों में भरकर भेजा जाता था। सफर कई दिनों का होता था। बीमारी, गंदगी, भूख और तंग हालात के बीच यात्रा के दौरान ही कई लोग मर जाते थे। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली मुश्किल अंडमान पहुंचने के बाद शुरू होती थी। आज जिस सेलुलर जेल को हम देखते हैं वह शुरुआत में मौजूद नहीं थी। पहले अंग्रेजों ने कैदियों से ही जंगल कटवाए, दलदल साफ करवाए, सड़कें बनवाईं, इमारतें खड़ी करवाईं और भारी पत्थर ढुलवाए। अगर कैदी काम करने से मना कर दें तो अंग्रेजों के पास इसका भी जवाब था कोड़े, जंजीरें, भूखा रखना और अलग कोठरी में बंद करना। धीरे धीरे अंग्रेजों ने एक विशाल जेल का निर्माण शुरू किया, जिसे बाद में दुनिया ने सेलुलर जेल के नाम से जाना। अंग्रेजों ने इतनी अलग जेल क्यों बनाई? क्योंकि उनका लक्ष्य सिर्फ कैद करना नहीं था। उनका लक्ष्य था कैदियों को पूरी तरह अलग थलग कर देना। सेलुलर जेल में 7 पंख बनाए गए थे और सैकड़ों कोठरियां थीं। हर कोठरी अलग थी। एक कैदी दूसरे कैदी को देख भी नहीं सकता था। बात करना लगभग असंभव था। यानी विद्रोह की कोई योजना बन ही नहीं सकती थी। अंग्रेजों ने जेल को ऐसे डिजाइन किया था कि कैदी धीरे धीरे मानसिक रूप से टूट जाए। जेल के अंदर की जिंदगी बेहद कठोर थी। सुबह से शाम तक काम कराया जाता था, आराम लगभग नहीं मिलता था। कई कैदियों को तेल निकालने वाले कोल्हू में जोता जाता था, बिल्कुल बैल की तरह। घंटों तक लगातार मेहनत करनी पड़ती थी। अगर तय मात्रा पूरी नहीं हुई तो सजा मिलती थी। अगर विरोध किया तो सजा मिलती थी। अगर बीमार पड़ गए तब भी सजा मिलती थी। कोठरियां बेहद छोटी थीं और अकेलापन लगातार बना रहता था। धीरे धीरे कई कैदी मानसिक संतुलन खोने लगे। लेकिन अंग्रेजों का मानना था कि इसी तरह विद्रोहियों का मनोबल तोड़ा जा सकता है। 20वीं सदी की शुरुआत में क्रांतिकारी आंदोलनों की संख्या बढ़ने लगी। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में अंग्रेजों के खिलाफ गुप्त संगठन बन रहे थे। गिरफ्तार किए गए कई क्रांतिकारियों को काला पानी भेजा गया। इनमें सबसे प्रसिद्ध नामों में से एक था विनायक दामोदर सावरकर। सावरकर के आने के बाद सेलुलर जेल का नाम पूरे भारत में और ज्यादा चर्चित हो गया। लेकिन सावरकर अकेले नहीं थे। सैकड़ों राजनीतिक कैदी यहाँ भेजे जा चुके थे। धीरे धीरे कुछ राजनीतिक कैदियों को भारत की मुख्य भूमि की जेलों में वापस भेजा जाने लगा। सेलुलर जेल का महत्व कम होने लगा। फिर द्वितीय विश्व युद्ध आया और बाद में जापानी सेना ने अंडमान पर कब्जा कर लिया। जिस जेल को अंग्रेजों ने अपने सबसे मजबूत दंड केंद्र के रूप में बनाया था, वह अब अपने पुराने उद्देश्य से दूर जा चुकी थी। लगभग 80 वर्षों तक काला पानी अंग्रेजी शासन के सबसे कठोर दंड केंद्रों में से एक रहा। इस दौरान हजारों कैदी वहां भेजे गए, जंगल साफ कराए गए, जेल बनाई गई, सैकड़ों विरोध हुए, भूख हड़तालें हुई, राजनीतिक दबाव बढ़ा और अंततः वह व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर पड़ गई।